हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की राजस्थान बोर्ड के बारे में, जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला, मतलब कि अर्थशास्त्र का जो पेपर होने वाला है उसके पूरे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते थे, आप देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का पेपर है आपका 11वीं क्लास का, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसका, ये आपका राजस्थान बोर्ड का। तो राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख सकें। तो इस पेपर में आपका क्या क्या होने वाला है वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले पेपर को देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना अपना अंकों में। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको शब्दों में रोल नंबर डालना है। यहाँ पर टोटल आपके 33 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला। टोटल पूरा 70 नंबर का आपका होने वाला है। आपके यहाँ पे क्लास 12th क्लास का अर्धवार्षिक का पेपर है जो आपका इकोनॉमिक्स का होने वाला है। आपको नीचे निर्देश दिए गए निर्देशों को आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। जो यहाँ पर निर्देश बोल रखे इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। ये पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले पहले प्रश्न की बात करने वाले कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछे जाने वाले। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला। बाकी जो प्रश्न आपको जिसका आंसर इस वीडियो में नहीं मिलेगा वो सारे के सारे आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं रियल 95 के नाम से, तो वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो करते हैं प्रश्नों की, कौन कौन से इसमें प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वो सारे के सारे प्रश्न की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आ जाता है खंड ए, जिसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे के सारे प्रश्न 1 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे पूछा गया कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी, वो यहाँ पे बतानी है। द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इकोनॉमिक या कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस, या इकोनॉमिक टू इन द नेचर एंड कॉज। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन क्या आने वाला देख लीजिएगा। तो पहले प्रश्न में आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन पूरा उपयुक्त। इसमें आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको टिक अच्छे से लगा लेना। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर सी। तो पहले का सी आंसर एकदम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा गया, तो दूसरा वाला देख सकते हैं। दूसरे में पूछा गया है आपसे अन्न उत्पादक आगत सामग्री के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाती है। आगत आगमी के रूप में जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आपको देख लेना है। तो उस वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे का आपका सी हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहले का भी सी, दूसरे का भी सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें एक आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। उपभोग में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीमांत उपभोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीमांत उपभोग आपका यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड का ऑप्शन ए आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते, इसमें पूछा गया भारतीय रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी यहाँ पे 1930, 1945, 1935, 1950। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1935। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम वहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया वो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया कि अनुपातिक करों में वृद्धि से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में होती है, क्या होती है। अनुपात कमी होती है, वृद्धि होती है, स्तर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका यहाँ पे आंसर आपका कमी है। क्या आ जाएगा, कमी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6, जिसमें निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। तो प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 6 देख लेना है। इसमें पूछा गया निम्न में से चालू घाटे का घटक नहीं है। कौन नहीं, वस्तु में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान, या विदेशी ऋण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में आ जाएगा वस्तुओं में व्यापार। क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे कर लेना वस्तु में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदेशी ऋण। तो क्या आ जाएगा, विदेशी ऋण आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 7 को आपको यहाँ पर देख लेना। तो प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया आपसे, उसको आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। तो जितने प्रश्न बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया। किसका अध्ययन नहीं किया जाता, व्यक्तिगत इकाई, कुल निर्यात, कुल रोजगार, या समग्र कीमत। इसमें से किसका इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है।
तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आने वाला, वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में से क्या ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें से आ जाएगा व्यक्तिगत इकाई का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते, इसमें पूछा गया एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत या स्पष्ट लागत। किसे क्या कहते हैं? तो इसको हम अवसर लागत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, इसमें पूछा गया है आपसे बजट रेखा का ढाल होता है। जो बजट रेखा है उसका ढाल क्या होता है? तो उसका ढाल लंबवत, धनात्मक, क्षेत्र ढाल या फिर यहाँ पे नेगेटिव ढाल। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा? ए, बी, सी, डी। इनमें से क्या? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा आपका ऋणात्मक ढाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसका? 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे? अति अल्पकाल से, अल्पकाल से, अति दीर्घकाल से या दीर्घकाल से? किससे आ जाएगा? दीर्घकाल से। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11, जिसमें निम्न में से किस लागत चक्र का बाल आयताकार अति पर विलय होता है? औसत स्थिति लागत का, कुल लागत का, औसत परिवर्तनशील लागत का। तो यहाँ पे 11 का आंसर क्या होने वाला वो यहाँ पर देख सकते हो। तो 11 का आंसर आपका इसमें क्या लग जाएगा वो आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा औसत स्थित लागत वक्र। तो आप ऑप्शन वहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे जैसे पूछा गया जिस वजह संरचना में दो विकता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्विअधिकार प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता, अल्प प्रतियोगिता या, तो यहाँ पर द्विअधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुविकल्प पूरे के पूरे करवा दिए गए। अब हम करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की बात। रिक्त स्थान में क्या क्या पूछा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिक्त स्थान भी आपके एक नंबर के पूरे होने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि वह व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मतलब कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वह व्यक्ति या संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो आर्थिक निर्णय लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्थिक इकाई कहते। क्या कहते हैं? आर्थिक इकाई कहते हैं। ठीक है, पहले में। दूसरे में क्या पूछा गया? टेलीविज़न वस्तु का उदाहरण है। टेलीविज़न किस वस्तु का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमें लिख देना किस वस्तु का आ जाएगा? ये उपभोग वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, उपभोक्ता क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेलीविज़न उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 30 में एक खाली स्थान आय व उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है। कौन आय व उपभोग की व्याख्या करता है? उपभोग के संबंध की व्याख्या करता है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा कौन? उपभोक्ता। कौन करता है? उपभोग। उपभोग फलन कौन करता है? तीसरे में उपभोग फलन आपका यहाँ पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे राजस्व। क्या कहेंगे? राजस्व कहते हैं। राजस्व बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व बजट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5, जिसमें पूछा गया जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है जिसे विक्रय कहा जाता है। कौन सा विक्रय कहा जाता है? जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बेचता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ पे भर लेना है। तो सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पे मिलता जा रहा है। तो आपको देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आधिकारिक कोष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आधिकारिक कोष विक्रय कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6, इसमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपके पूरे करवा दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपके यहाँ पे प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पे देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न बनते हैं जो आपको 10 से 20 शब्दों में लिखने होते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए। समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 4 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में रेपो रेट का क्या अर्थ है वो यहाँ पे बता देना है। इसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है मुद्रा पूर्ति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं लिखिए। 6 में स्वायत्ता निवेश वक्र का रेखाचित्र बनाइए। 7 में सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य लिखिए।
8 में मांग की लोच का सूत्र लिखिए। इसके बाद 9 में सामान्य वस्तु से क्या विप्रिय है लिखिए। 10 में पूछेगा अल्पकालिक औसत परिवर्ती लागत वक्र का आकार कैसा होता है, ये लिख लेना है आपको यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न। इसके बाद 11 में पूछा गया दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में पूछा अल्पकालीन औसत लागत फलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे के पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको ये थ्योरिकल प्रश्न देख लेना जो आपके यहाँ पर 2 नंबर से प्रश्न बन जाते हैं, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। तो इसको सॉल्यूशन करके सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेने, सारे के सारे प्रश्न ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस प्रश्न को भी आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, 5th वाला प्रश्न कर लेना आपको। 6 वाला भी जो 2-2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 में इसमें तृतीय और स्थिर दर के एक गुण लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8 में सीमांत और भोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, या किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 में बजट घाटा दूर करने के कोई 2 सुझाव लिखिए। 10 में इसमें सकारात्मक तथा आदर्शमात्मक विश्लेषण के मुख्य भेद क्या है लिखिए। प्रश्न नंबर 11 में मांग के नियम को बताइए, मांग का नियम क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 में अर्थव्यवस्था की 2 केंद्रीय समस्याएं लिखिए। तो इस तरह से आपके 12 नंबर प्रश्न, तो जो 2-2 नंबर के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे करवा दिए गए। आप प्रश्न नंबर 3 में कौन कौन से प्रश्न वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 13, जिसमें उत्पादन फलन की संकल्पना कीजिए। इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि से पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15 में उस स्थिति में सीमांत क्या है। 16 वाला आपको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न चलते यहाँ से आपको 17, 18, 19, 20 वाले सारे के सारे प्रश्न कर लेने। 21 प्रश्न, 22 प्रश्न, इनमें 4-4 नंबर के प्रश्न होने वाले। इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको इसमें करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने ये भी प्रश्न कर सकते हैं सेक्शन डी वाले। तो जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न आपको कर लें। जो प्रश्न बताए गए हैं वो आपके पेपर के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना और सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें। जो भी यहाँ पे बताएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 वाला प्रश्न देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद 23 वाला प्रश्न भी का देख सकते हैं, जो 4 नंबर का आपका यहाँ पे है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना। तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाते हैं अर्थशास्त्र के। तो इस अर्थशास्त्र आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार हो, चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।